हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जिसके आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं भारत के पड़ोसी देश। ये जो हमारा चैप्टर रहेगा 7 चैप्टर है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जाके जरूर देखें। इसमें कहा गया है कि नेपाल जो है वो हमारे भारत का एक पड़ोसी देश है। उसके बाद में जैसे ही आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि नेपाल की जो ग्लोब के ऊपर सीमा है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह देश चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है और इसे मध्यस्थ देश के नाम से भी जानते हैं। इसके उत्तर में तिब्बत, चीन स्थित है और बीच में एक महान हिमालय दीवार जैसे खड़ा है। तीन तरफ से भारत के राज्य पड़ते हैं और नेपाल के पूर्व में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल में उत्तराखंड तथा पश्चिम में उत्तराखंड तथा दक्षिण में बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। अब इसके बीच में क्या है, अपने को नेपाल के बारे में बताएगा। यहाँ पे क्या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। वहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर भी है जो कि हिंदुओं का महान तीर्थ स्थल है। और वहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा विशाल मेला भी लगता है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया कि नेपाल की संरचना का इसी से संबंध है और अवसादी चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में आगे की तरफ देखते हैं तो अपने यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है आगे का जो इसका मैटर है वो अपने देखते हैं। अब अपने ये देखो, ये रहा नेपाल, सारा का सारा ये आपको पूरा नेपाल है। ठीक है। अब नेपाल ये भारत से भी लगता है। उसके अलावा जो दर्रे देखने को मिलते हैं वो भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो अब ये बात करता है कि जो दक्षिण का उपजाऊ हुआ तराई प्रदेश है वो जो दक्षिण भाग में भारत की सीमा से सटा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ पे घने वन, लंबी घासें मिलती हैं। यहाँ पे समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर ऊंचा यहाँ पे कई छोटी छोटी पहाड़ियां और शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। ये शिवालिक के उत्तरी भाग का हिस्सा है। शिवालिक जो अपना नया हिमालय है। और इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 किलोमीटर, जो नेपाल तिब्बत की सीमा पे स्थित है। इसे नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कई और शिखर है जैसे मकाऊ, मेजुन मेजुन, गौरीशंकर संसार में ऊंचे पर्वतों में अपना स्थान रखते हैं। माउंट एवरेस्ट सहित हिमालय श्रेणी जितनी भी है वो एक साहसिक अभियानों का केंद्र रहा है और पर्वतारोहण के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेपाल के अन्य शिखरों में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नेप्यू ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा नेपाल की जलवायु के बारे में बात की गई है कि नेपाल की जलवायु शीत प्रधान है, मतलब कि ठंडी जलवायु यहाँ पे, ठंडा मौसम रहता है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण के तराई भाग को छोड़ के सभी स्थानों पे तापमान क्या है, कम रहता है, क्योंकि 75% भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से काफी ऊंची है और काठमांडू का तापमान जो है तो जाड़े में मतलब ठंड में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। गर्मी में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है और इसका वार्षिक औसत तापमान कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इस महीने में मार्च से अगस्त तक गर्मी, सितंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। और गर्मी में मानसूनी हवाओं से नेपाल के पूर्वी भाग में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और पश्चिम भाग में 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे शीतकालीन चक्रवातीय वर्षा भी होती है। अब जल प्रवाह में आपको देखने को मिलेंगी कौन कौन सी नदियां। ठीक है। मेनली नदियों के बारे में बताया, कोसी, गंडक और घाघरा, ये 3 नेपाल की नदियां क्योंकि नेपाल से भारत के अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कर्णाली, जो कि घाघरा की सहायक नदी है और पश्चिम में नेपाल में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। और मध्य नेपाल में गंडक, जिसे यहाँ नारायणी के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी नेपाल में कोसी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। हर नदी का अपना अलग से एक नाम दिया गया है। हर देश के अंदर अलग अलग नामों से जानी जाती है। मृदा कैसी मिलती है, तराई तराई दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है। जहाँ पे नदियां अपने को दिखने लगती हैं और जलोढ़ मिट्टी मिलती है। निचले ढालों पर लेटराइट मृदा मिलती है और अनुपजाऊ भूरी पोडजोल मिट्टी मिलती है, मतलब कि भूरी मिट्टी मिलती है। नेपाल का 25% भाग पे वन है, 13% पे चारा है और तराई क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय चीर हरित वन मिलते हैं और कुछ मानसूनी वन भी मिलते हैं। अलावा कुछ सदाबहारी वन भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई ने पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर दिया और वनों में हाथी, भालू, बंदर ये सारे के सारे जीव मिलते हैं। अब आती है कृषि की बात। कृषि में मेन वहाँ पे चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा और व्यापारिक फसलों में जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय तथा कपास आते हैं। और देश में कुल कृषि उत्पादन का 70% भाग जो है वो केवल पूर्वी तराई प्रदेश करता है, मतलब पूर्वी वाला हिस्सा ही करता है। इसके अलावा जो काठमांडू है
उसमें बहुत ज्यादा ही क्या है कृषि की जाती है। सागर मतलब ज्यादा, चावल, फल और सब्जी की वहाँ पे मुख्य कृषि होती है। खनन का मतलब क्या होता है, खनिजों का वहाँ पे अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम मात्रा में ही खनिज मिलते हैं। शक्ति के साधन के रूप में भारत के सहयोग से देवी घाट जल विद्युत परियोजना चालू किया गया। मीन्स भारत के द्वारा ही क्या है वहाँ पे जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई है। खनिज नहीं मिलते तो वैसे ही पिछड़ा देश माना जाता है। खनिज जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पे सूती वस्त्र, चीनी, जूट, कपड़ा, वनस्पति तेल, दिया सलाई, कागज, इन सब चीजों का तो निर्माण कर रहे हैं, बट खनिज नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या है एक तरह से कमी वाला देश देखने को मिलता है। इसके अलावा सीमेंट, कृषि उपकरण भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के भी स्थल, धार्मिक स्थल बनाए गए हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सके। व्यापार में, खनन व उद्योग में हो रही वृद्धि के कारण नेपाल के विदेश व्यापार और आर्थिक स्थिति में सुधार हुई है। धीरे धीरे खनन करने लगे हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ निकल रहा है खनन में खनिज, तो उनको कुछ फायदा हो रहा है। इसके अलावा भारी मशीनें, बिजली का सामान, ये सारी चीजें यहाँ पे आयात की गई हैं और बेचा क्या गया। सूती, ऊनी वस्त्र, खाद्य पदार्थ, जड़ी बूटियां, इसका क्या निर्यात करने लगे हैं। ठीक है, और जो इसका व्यापार है वो ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, चीन और भूटान के साथ होता है। उसके बाद में जैसे काठमांडू देश की राजधानी है और इसका सड़क मार्ग चीन और भारत द्वारा जुड़ा हुआ है। काठमांडू वायु मार्ग द्वारा भी सभी महादेशों से जुड़ा हुआ है। पोखरा दूसरा बड़ा नगर है जो कि झीलों के लिए पर्यटक स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे जल विद्युत, खनिज व कृषि का विकास आधुनिक तकनीक तथा पड़ोसी देशों के सहयोग से किया जा सकता है। यदि नेपाल में संभावित विकास स्तर पर हो जाए तो देश पूर्व का स्विट्जरलैंड बन सकता है। पिछले 240 वर्षों में राजतंत्र शासन चला आ रहा था। वहाँ की जनता ने 2008 में मतदान के जरिए राजतंत्र को समाप्त किया और लोकतंत्र की नींव रखी। आज के नेपाल का उदय एक नवीन गणराज्य के रूप में हो चुका और नेपाल के लोगों को आशा है कि नेपाल का चतुर्दिक विकास हो पाया, संभव हो पाएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जरा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।